नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल अब हमारा टारगेट है और मैंने इसके लिए आपको प्लान दिया था कि जो अभी हाल ही का पेपर हुआ है ग्रेजुएट लेवल, उसी को अगर आप बेस बना ले, उसी में सवालों को सेलेक्ट कर ले, उसी के सभी शिफ्ट के सभी सवालों को हल कर ले, तो आपका यह पेपर बिल्कुल कंफर्म श्योर आपके लिए सफलता की राह खोल देगा और आप जरूर सेलेक्ट होंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में फेस करने को नहीं मिलेगी अगर आपने अच्छे से इसी पैटर्न को, इसी सभी सवालों के सेट को अच्छे से कर ले तो। मैं उसी आधार पर गेस्ट पेपर बना रहा हूं। जो सवाल अभी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं उन्हीं को बेस करते हुए, उन्हीं को लेते हुए मैं अपने आधार पर सिलेक्टेड सवालों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। विश्वास मानिए, सवालों का सीक्वेंस जैसे कि ग्रेजुएट लेवल में आपने उस तरह से देखा था, जो आपको दिखा परीक्षा में, उसका फील आपको आया, उसी प्रकार से अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी मैं एश्योरिटी आपको देता हूं कि आप अगर मेहनत कर दिए तो इन सब चीजों का जो उपयोग अभी हम पेपर में कराएंगे, सोशल में कराएंगे, उसको आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। मैं देर ना करते हुए अंडर ग्रेजुएट लेवल की इस प्रिपरेशन में मैं आपको अपने साथ जोड़ रहा हूं। मन लगाकर रेगुलर बिहार पर सभी लोग यहां पर इन कक्षाओं को करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, अपने सुझाव और कमेंट भी देते रहें, एक साथ कनेक्ट रहें जिससे कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों पर। पहले सवाल को हम लोग देख रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल से हमने इसको निर्धारित किया है और अंडर ग्रेजुएट पे ला करके हम इसकी यहां पर कैलकुलेशन पर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, सवालों के सोल्यूशन पर ला रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सरलीकरण का ऐसा सवाल आपको वहां पर जरूर 3 से 4 देखने को मिलेगा और मिला भी है। 70 है प्लस 72/6 है, प्लस 29 है, माइनस 30 है। मतलब कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, बट इसको हमें इस तरह के सवालों में उलझना भी नहीं है और समझ करके आगे भी बढ़ते रहना। ठीक है, हम इससे इसको डिवाइड कर दे, सिंपल समझ रहे, 12 होता है, आप सबको आइडिया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब 70, इसको 82, मतलब जोड़ने की भी इतनी खास, मतलब 70 से 30 पहले घटा दे, सिंपल हो जाए 40। 40 में 12 जोड़ना है प्लस 29 जोड़ना है, तो सिंपली आंसर इसका देखिए 9 2 11, अंत में एक आ ही रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, ये आपके सामने कितना हो जाएगा 81। आप सभी लोग यहां पर पहले ऑप्शन को टिक कर लें। 40 20 60 10 70, 70 9 79, 79 2 81, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पर, यदि संख्या, इस पैटर्न को जरूर दिमाग पे रखिए, यदि संख्या देखिए क्या है, यदि संख्या 6154,932, ये आपके सामने एक नंबर है, 6154,932 में से प्रत्येक सम अंक में जो सम डिजिट हैं, इवन डिजिट हैं, 2 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटा दिया जाए, जो विषम डिजिट है उसमें से 1 घटा दिया जाए, तो बनने वाली नई संख्याओं में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। मतलब कोई ऐसे नंबर जो रिपीटेड है उनकी बात की जा रही है। जैसे अपना नंबर है 6 1 5 4 9 3 और 2, इसमें सम डिजिट है, मतलब इवन डिजिट है, ऑड डिजिट है, दोनों की बात यहां पर की जा रही है, पोजीशन की नहीं, डिजिट की। कह रहा सम अंक जितने उसमें 2 जोड़ दे, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से सम को अगर जोड़ा तो यहां पर 4 हो गया, यहां 6 हो गया और यहां 8 हो गया। करेक्ट है। ऑड डिजिट की बात कह रहा है कि प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए। जैसे आप प्रत्येक में 1 घटाएंगे, देखिए क्या स्थिति जनरेट होगी, इसमें 1 घटाएं, इसमें 1 घटाएं, इसमें 1 घटाएं, इसमें 1 घटाएं, इसमें से घटाने पर 0, इसमें से घटाने पर 4, इसमें से घटाने पर 8 और इसमें से घटाने पर 2। अब इसने कहा कि यहां पर जो हमारे पास नई संख्या बनी है, कितने अंक 1 से अधिक बार, जैसे 4 है, 4 आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 बार है। 8 की बात करो तो 8 भी 2 बार, मतलब 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों का पैटर्न, इस तरह के सवालों पर अपना कमांड बना के रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सवाल मिलते हैं और उसी पे कंफ्यूज। दरअसल हमारी जो ऑर्डिनरी पढ़ाई होती है ना, कभी हमें एग्जाम में हेल्प नहीं करती, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई को ही टारगेट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन सेट हो पाता है, सफलता निश्चित हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बेसिक अलजेब्रिक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पर 2 कमांड बनाना होगा। एक तो आपको फार्मूले कंफर्म होना चाहिए, दूसरा अलजेब्रिक जो टर्म्स वेरिएबल के रूप में होते हैं उनका कैलकुलेशन आपको क्लियर करना चाहिए। यहां पर देखिए, ये फार्मूला तो सबको क्लियर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab होता है, सबको आइडिया है। अगर इसी आधार पर हम इसकी बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा बताइए, 2x का होल स्क्वायर, दैट बिकम व्हाट, 4x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 2 कितना हो जाएगा 12x। इसको अलग कर लीजिए, माइनस इसकी तरफ चलिए तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x कर दीजिए, ठीक है, ये कर दिया हमने। इधर लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 12x है प्लस 9 है, माइनस ओपन करिए, x स्क्वायर है माइनस 1 है माइनस 2x है। करेक्ट। तो यहाँ 4x स्क्वायर से x स्क्वायर मतलब लाइक टर्म से लाइक से कैंसिल होगा, मतलब कैंसिल का मतलब घटेगा या जुड़ेगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा।
12x से 2x निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और फाइनली 9 में से 1 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर आपके सामने। आई बात समझ में? यस। चौथे सवाल पर आइए। एक विक्रेता, देखिए बहुत शानदार सवाल होता है ये, बिल्कुल आपको इस पैटर्न पर सवाल एकदम तैयार करना पड़ेगा। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, मतलब उसने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा, उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? एक बात यहां समझ में आ रही है कि दोनों प्रकार से उसे जो उसका जो अमाउंट है वो सेम है, खरीदने में और बेचने में। दरअसल ऐसे होता है कि जब दुकानदार व्यापार करता है तो पहले कुछ लगाता है, इसने बेचने से पहले खरीदा होगा। खरीदा उसने 1 रुपए में जितनी चॉकलेट थी, उसमें उतने ही पैसे पाने के लिए उसने अगर कम चॉकलेट बेची होगी तभी उसको फायदा भी हुआ होगा। जैसे अगर 1 रुपए में उसने मान लो 5 चॉकलेट ही मान लो खरीदा था और 1 रुपए में 5 ही बेचा होगा तो उसे फायदा थोड़ी होगा। अगर उसने 1 रुपए में 7 खरीदा होगा, 6 खरीदा होगा, 8 खरीदा होगा, तब 1 रुपए में 5 बेचा होगा तो जाकर के उसको फायदा, क्योंकि जो बची चॉकलेट होगी वही बेच करके तो उसे अर्न होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। दरअसल दुकानदार हमेशा प्रयास करता है कि अपनी लागत जो उसने इन्वेस्ट किया जल्द से जल्द निकाल ले, यह स्थिति होनी चाहिए। यहां लाभ तो हुआ है कितने परसेंट का बताओ, 40% का। 40% का लाभ हुआ है। जो 40% को भिन्न में लिखना चाहो तो आप 2/5 लिख सकते हो। मतलब ये हमारी लागत है तो ये हमारा प्रॉफिट है अर्थात लाभ है। मतलब 5 हमने लगाया तो 2 का फायदा हुआ, तो बोलिए कितना हमने कमाया, 7 रुपए, यही हुआ होगा। 5 लगाकर 2 का प्रॉफिट लेकर 7 में हमने सामान को बेचा था। यहां पर स्थिति है कि आप ऐसे देखो, 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेचा तो हम लिख सकते हैं 5 का एसपी वो बराबर है 5 का एसपी। भाई देखो ये पैसा दोनों सेम है कि नहीं है। अब सीपी कितना खरीदा मुझे नहीं पता है, मैंने लिखा x का सीपी। 5 का जो एसपी है वही कितने का सीपी हो जाए कि 40% का फायदा हो जाए। ऐसे में सीपी बटा एसपी कर दीजिए। जैसे आप चाहे एसपी बटा सीपी कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इधर सीक्वेंस के हिसाब से एसपी बटा सीपी, तो यहां पर x बटा कितना होगा, 5। अब एसपी के सामने 7 रख दो, एसपी के सामने 7 रख दें और सीपी के सामने 5 रख दें। 5 से कटेगा तो x का सीधा मान आपको 7 ही मिलेगा। अर्थात आपने 1 रुपए में 7 खरीदा होगा और फिर 1 रुपए में आपने 5 बेचा, 2 बचाया, उसको बाद में बेचेंगे तो जाकर के पूरे सौदे में हमको जो है 40% का लाभ देखने को मिलेगा। तो ये सवाल को जरूर तैयार रखिए। दरअसल ये होता बड़ा छोटा है, लेकिन अगर कंफ्यूजन बन गया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको यहां पर समझ करके इसको सही प्लान करना मस्ट है, जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए x अनुपात y 2:5 है, y अनुपात z 4:7 है, रुपए 15,120 है, 15,120 है को x y तथा z में वितरित करना है। x y तथा z को प्राप्त राशियां, धनराशियां कितनी है। ये अनुपात का वही सिस्टम है कि आपको इसका उपयोग करना है, तीनों को एक साथ अलाइन करना है, फिर बांट देना है पैसे को। सबसे पहले आप देख रहे हो कि आपके पास 3 सदस्य हैं, x y z। x y के भी 2 और 5 का अनुपात है, y z के भी 4 और 7 का अनुपात है। तो पहला काम तो वही है कि हम तीनों को सेट करें, x y z को एक साथ, एक रेशियो पैटर्न तीनों के बीच का कैलकुलेट करें। कैसे बनेगा, 2 है 5 है 5 कर, दरअसल हम चाह रहे हैं कि y सेम हो जाए। 7 है 4 कर दें, मतलब ये 8 होगा, ये 20 होगा, ये 35 होगा। तो इस प्रकार से तीनों के बीच का जो अनुपात बनेगा 8 और 20 और 35 बनकर आएगा। अभी चाहे इसी अनुपात से ही डिसाइड कर ले कि कौन 8 से कट रहा है, कौन 20 से, फिर कौन 35 से, तो भी उत्तर आपका सेट हो जाएगा। बट हम सिंपल करें पूरी वर्किंग, 28 अनुपाती पदों को जोड़िए, 30 और 20 50 8 58 58 5 63, तो 63 ही होगा मेरे ख्याल से। जोड़ दिया एक बार फिर, 30 20 50 50 5 55 8 63, 63 बराबर 15,000 कितना बताएं, 120 है, 15,120 है। 9 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। 9 7 63, दरअसल 63 का पढ़ा आता नहीं है मुझे, आपका आता हो तो कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। 9 1 के 9, ठीक है, 9 6 15, 6 1 9 6 54, 54 और 7 9 8 72, करेक्ट है। 7 से फिर डिवाइड, 7 दूना 14 होता है, 7 चौके 28, 1 बराबर आपका 24 हो जाएगा। 24 के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली, जैसे एक जीरो बना दीजिए क्योंकि जीरो हमने लिखा नहीं था, 240। 1 बराबर अगर 240 है तो पहले का हिस्सा 8 है। अब 8 है तो आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। 24 से अगर हम इसको गुणा कर दें, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 16 3 कितना होता है 19, 1920 हो गया। तो 1920 में पैसे ऑप्शन सेट हो रहा है, लेकिन ठीक है ये पहले का हिस्सा हो गया, मतलब x का। y की बात करना है तो 20 से गुणा कर दीजिए, इसी को 24 दूना 48 होता है, 4800 हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा भी होगा। तो ये हो गया y का हिस्सा। और z का अगर निकालना है तो आपको 35 गुणे कितना करना होगा, 240।
ठीक है, तो आप इसको देखिए, करने की जरूरत तो है नहीं फिलहाल, हम करना चाहें भी तो कर सकते हैं। 24 पंचे 120, 24 तिया 72। ठीक है, तो कुल मिला के राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है, जिसमें तीनों के हिस्से हमको अलग अलग कंफर्म हो गए। पांचवा सवाल, और इस तरह का रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बिल्कुल तैयार करिए, मन लगा के तैयार करिए, तभी जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, जो बता रहा हूं बहुत ही सटीक और श्योर बता रहा हूं कि यही पैटर्न आपको पढ़ना है, इसी पैटर्न पर सवाल इसी तरह के तैयार करने। सवाल देखो क्या बहुत सेलेक्ट करके मैंने खुद, जैसे होता नहीं हिंट करना, टिक करना कि हाँ ये सवालों पर काम किया जा सकता है, तभी ये सवाल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। 194 प्लस क्या है देखिए 6 गुणे कितना 1 माइनस कितना 5 प्लस कितना 5 माइनस सॉरी माइनस 6 प्लस 5, ये क्लोज किया और भागे कितना है 12। इसको सरल करना, सरलीकरण पर 3-4 सवाल आप मान के चलो कि बनना ही बनना है। ठीक है, अब आप देख लो, सबसे पहले बॉडमास का रूल होता है, बॉडमास का एप्लीकेशन, पहले भाग की प्रोसेस, बट इस ब्रैकेट को तो हल ही करना होगा। 5 1 6 है और 6 से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 गुणा होगा 0 ही होगा, और 0 किसी को भाग करेगा तो 0 ही होगा। कुल मिला के यही जो बचा था वही बचा रह जाएगा, जुड़ा ही है, 194 आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन छठे सवाल का करेक्ट हल है। ये सवाल जरूर तैयार करिए। ठीक है, है तो देखिए ग्रेजुएट लेवल का सवाल, लेकिन इस पैटर्न को तैयार करिए। एक हमारे पास द्विघात समीकरण, दरअसल एडवांस का उपयोग होगा, ठीक ठाक होगा। -2x है प्लस 13 है बराबर 0 है। विविक्तिकर कितना है, विविक्तिकर कितना है, विविक्तिकर के लिए बता दूं, अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में लिखा जाता है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। दरअसल यही आपका विविक्तिकर है, यही क्या है, विविक्तिकर है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब हमको अगर जैसे इसको कंपेयर करना है तो b² माइनस 4ac की वैल्यू, इसने हमसे कहा था विविक्तिकर कितना है। सबसे पहले आप बताओ a कितना है, 1 है, b कितना है -2 है, और c कितना है 13 है। ठीक है, abc हमने सोच लिया। अब हमको क्या चाहिए पता है, हमको चाहिए d, तो d बराबर b² माइनस क्या होता है 4ac। b के मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 है, c की जगह पे 13 है, ये 4 होगा, 13 चौके 52 होगा, -48 हो गया। -48 केवल एक ही ऑप्शन में तो है। दूसरी बात, इसने कहा कि, और अगली वर्डिंग देखो, यह भी निर्धारित करिए कि समीकरण के कितने वास्तविक हल होंगे। अब सबसे बड़ी बात है यार, जब -48 एक ही ऑप्शन में, तो आगे सोचने की क्या नीड थी। ये तो सवाल थोड़ा टिपिकल बनाया जा सकता है कि ऑप्शन में -48 दो जगह दे देता। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब डी का मान ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो जो मूल होते हैं ना समीकरण के, मूल वास्तविक लेकिन असमान होते हैं। फिलहाल वास्तविक लिखिए, अभी असमान उस्मान की बात करेंगे तो प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर d लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो मूल हमेशा काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक मूल होते हैं। इस बात को आपको सेट करना होगा माइंड में, मूल हमेशा काल्पनिक। तो इसका मतलब जो -48 है ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक मूल नहीं है। देखिए लिखा भी होगा, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, 7वां सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर तैयार करो इस पैटर्न को। व्यक्तियों की एक समूह, मतलब कुछ पर्सन्स हैं जिसमें पुरुष हैं, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष हैं, जितने टोटल कलेक्शन 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं, तो बच्चे तो 70 हो ही जाए 30 हो ही जाएंगे। बाकी लिखा इसमें बच्चे हैं। अगर उनका औसत वजन, सभी का जो एवरेज वेट है वो 45 kg, 60 kg और 20 kg है, तो समूह का औसत वजन कितना होगा ये हमको बताना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले पुरुष हैं, फिर महिला है, ठीक है, फिर महिला है, फिर बच्चे हैं, ये 3 प्रकार के लोग हैं। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है, उनमें 20% पुरुष हैं, 20% पुरुष हैं, 50% महिला है, तो 50 20 70 70 30 100, 30% बच्चे होंगे। ये इनकी संख्याओं का अनुपात एक तरह से बन जाएगा। इनका जो एवरेज वेट है वो क्या है देखिएगा, 45 60 और 20। ठीक है, 45 60 और 20, 10 दूना 20 है, 10 पचे 50 है, 10 तिया 30 है, ये इनकी संख्या का अनुपात है। करेक्ट है। अब आपको जैसे कंबाइन एवरेज निकालना है तो आपको इससे गुड़ा, इससे गुड़ा, इससे गुड़ा, बाकी अनुपाती पदों से भाग करना होगा। 45 दूना 90, 50 गुड़े 6 60 गुड़े 6 5 300, 6 पंचे 30 और 20 तिया 60। ठीक है, बटे अनुपाती पदों का योग 5 2 7 7 3 10। ठीक है, 300 कितना हो जाएगा, ये देखिए 390 6 450 हो गया, 450 बटे आप 10 कर दो, 45 आ जाएगा। 45 इसका राइट सोल्यूशन होगा, पहले ऑप्शन में आप लोग लिख सकते हैं 45 करेक्ट आंसर इस सवाल का बनता है। ठीक है, यस। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियां और कुछ सूट, ये पैटर्न जरूर तैयार करिए। 10,000 उसके पास था और इसी में उसने कुछ साड़ियां खरीद ली और कुछ सूट खरीद लिया। प्रत्येक साड़ी की
कीमत 1500 रुपए प्रत्येक साड़ी की, ठीक है, और प्रत्येक सूट की कीमत कितनी है, 1000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। जैसे अभी इसको अगर हम सोचने लगे कि चले हम एक्स वाई सोच के चले कि एक्स प्लस वाई इतना है, फिर एक सूट की प्राइस, एक साड़ी की प्राइस, टोटल का सोल्यूशन, मतलब जो लीनियर इक्वेशन टू फॉर्मेट बनता है उसका उपयोग करें, लेकिन उससे हमको फायदा नहीं दिख रहा क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग मतलब हो जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा आपको करने में भी। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि हमने टोटल चीजें खरीदी है 8, जिसमें कुछ साड़ी है, ठीक है, कुछ साड़ी है और कुछ सूट है। साड़ी और सूट की बात अगर करो, टोटल पैसे जो खर्च किए 10,000, प्रत्येक साड़ी की कीमत है, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और प्रत्येक सूट की कीमत है 1000। अब आप ऐसे मान लो कि अगर मान लो आप जैसे 4 साड़ी खरीदोगे तो 6000 देना होगा, और 4 सूट अगर खरीद लो तो 4000, 6000, 4000 मिलकर के कुल पैसे कितने खर्च हुए, 10,000। यही हमको सेट करना है, जिस ऑप्शन से सीधे सेट हो जाए उसी का उत्तर कर लीजिए। जैसे अगर 3 साड़ी 500, दरअसल सब जोड़ के देखिए सब में 8 ही होगा। 3 साड़ी अगर होती तो 15 3 4500 होता, प्लस 5 सूट होगा तो 5000 होगा, तो 5000 और 4500 मिलके 10,000 तो होता नहीं है, खत्म करिए। 2 साड़ी अगर होती तो 3000 होता, और 6 सूट अगर करिए तो 6000 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 साड़ी करिए तो 7500 होता है, ठीक है, और 3 सूट करिए तो 3000, 75 3 1 10,500 हो जाएगा। 4 साड़ी करिए तो 6000 हुआ जो अभी डिस्कस हो रहा था, और 4 ही सूट करिए तो 4000 हुआ। तो 4000 और 6000 मिलकर 10,000 होता है, तो 10,000 का खर्च इससे सेट हो जा रहा है, डी ऑप्शन। मतलब 4 ही साड़ी खरीदो, 6000 लगा दो, ठीक है, 6000 लगा दो, और 4 ही सूट खरीदो तो 4000 लगा दो। दोनों अगर जोड़ दे तो यहाँ पर यह पैसा मिलकर के 10,000 के बराबर है, तो इसके लिए डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बनेगा। कोई समीकरण बनाने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस बात को, इस पर जरूर सवाल बन रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज का सवाल 100% आप सर्टेन मान के चलो, और इस पैटर्न को जरूर दिमाग में रखो। साधारण ब्याज पर कह रहा है कोई धन 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर, समय दे रखा है 12 साल का, और कह रहा है ब्याज की दर हमको बताओ, दशमलव के 2 अंकों तक बताओ कि दुगुनी हो जाएगी। दरअसल ये ऐसे है सवाल, ये आपका प्रिंसिपल है जो कि 1 है, यह अमाउंट हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है जितना हमने निवेश किया था, यही आपका एसआई है। और यह एसआई मिल रहा है 12 वर्ष में, कितने में, 12 वर्ष में। ब्याज की दर हमसे पूछ रहा है, ठीक। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो ब्याज होता है साधारण में प्रतिवर्ष समान होता है। मैं जब आपको साधारण ब्याज पढ़ाता हूं तो ऐसे पढ़ाता हूं कि आपको दर लेना है जो कि यहाँ पर लिखा है R%, समय लेना है, समय जो आपको लिखा है 12 वर्ष। इन दोनों को ऐसा सेट करना है, ऐसा मिलाना है कि मिलाने के बाद एक अनुपात बनेगा जो ब्याज और मूलधन का बन जाएगा। जैसे R% को R/100 कर दीजिए और 12 से मिला दीजिए, तो 12 इंटू R/100 करिए, 4 तिया 12, 4 25 बार, तो हो जाएगा 3R/25। ऊपर है एसआई और नीचे है प्रिंसिपल, ऊपर एसआई है और नीचे क्या है, प्रिंसिपल है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, लिखा जाएगा 3R/ कितना है 25, और एसआई बोलिए कितना है, एसआई है आपके पास 1, अभी देखिए निकाला हम लोगों ने, और प्रिंसिपल कितना था, 1 ही था। तो R बराबर भैया 25/3 होगा, 3 8 24, 8 से ही 1/3 होगा। इसको हम 8.33 लिख सकते हैं, दशमलव के 2 स्थानों तक लिखना है, 8.33% लिख सकते हो। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बनेगा। इस सवाल के लिए करेक्ट हल आपको देखने को मिलेगा। सवाल शानदार है और अप्रोच भी क्लियर होना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। मंजीत अपनी आय का 40%, ये सवाल बना है 2-3 बार इस शिफ्ट में आ चुका है, अलग अलग शिफ्टों में, एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था। हर व्यक्ति की इनकम आप सबको पता है 100% होती है। कह रहा है मंजीत की जो अपनी आय है उसका वह 40% हिस्सा खर्च करता है, 40% खर्च करता है, तो आप खुद ही समझ गए 60% बचाता होगा, 60% की बचत करता है। यदि वह कह रहा 18,000 बचाता है, मतलब इसका मान 18,000 है। अब सोचो इससे इजी सवाल बन सकता है, नहीं। तो उसकी आय पूछ रहा है, जो आय कितनी है बताइए, 100% है। तो 100% का मान आप ऐसे बता दीजिए। हम बहुत इसमें ट्रिकी नहीं बता रहे हैं कि हम आपको चले अभी 40 का 2/5 कर दें, 5 को आय माने, 2 को ये, 3 को ये, ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। डायरेक्ट आसान हो रहा है यार, 20 3 60 होता है, 20 5 100, 3 से काटिए 6 बार, 6000 गुणे आप कितना कर दो 5, मतलब 30,000 रुपए कमाता है। 30,000 रुपए उसकी आय है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे बताओ, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर आप लोग 11वीं का नोट कर सकते हैं। 12वें पर चलिए। ये सवाल भी बहुत उपयोगी था, बहुत बार पूछा गया कि 4 पद समानुपाती हैं, ठीक है। दिया है समानुपाती सिस्टम, कब होते हैं 4 पद समानुपाती बताएं,
जब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो चार पद क्या हो जाते हैं? समानुपाती। इसका गुणा, एक सेकंड पूरा लिख तो लूं। 3.5 पहला नंबर है, रेशियो 17.4 है, प्रपोर्शन 14 है, फिर रेशियो क्या है? x है। चार पद तभी समानुपाती होते हैं जब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए, जिसमें लिखा जाए 3.5 गुणे x बराबर 17.4 गुणे 14। ठीक है, x बराबर बोलिए इतना बटे 3.5 कर दो, कर दिया मैंने। दशमलव हट जाएगा, इसके साथ समान अंकों पर है, 7 पचे 35 होता है, 7 दूना 14 होता है, 2 चौके 8 है, 2 सते 14 की 4 हासिल 1 है, 2 1 के 2 1 3 है, 348 बटा 5 कर दो, 5 छंगे 30 है, 5 9 45 है, 5 69.6। ऑप्शन नंबर ए इस राइट सोल्यूशन। छोटा सा कैलकुलेशन बढ़ा दिया उसने दशमलव का उपयोग करके, बाकी सवाल में कुछ खास दम नहीं था, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए कॉन्फिडेंस में लाना और इस पैटर्न को तैयार करना हमारे लिए मस्ट है, जरूरी है। ठीक, हमारे लिए ऊंचाई दूरी पर भी ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट पर ध्यान रखना, त्रिकोणमिति पर ध्यान रखना, इन सब पर, मीडियन मीन पर ध्यान रखना, इन पर ध्यान रखना मस्ट होता है। एक मीनार के शीर्ष का भूमि पर, मीनार का जो शीर्ष है ये है, ठीक है, टॉप है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई पॉइंट था, यहां से उन्नयन कोण ऐसे बना होगा ए थीटा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब ये जो थीटा का मान है 30 डिग्री है। आप कह रहा मीनार के पाद से, जो कि यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है? 48 मीटर पर है। सवाल क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई बता दो, हाइट ये कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल बन गया ना भाई। ऊंचाई दूरी जिसने भी पढ़ा है कम से कम इतना तो जरूर पढ़ा होगा जितना लिखा हुआ है। ठीक, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, भूमि तल से 48 मीटर की दूरी पर है, तो हम tan थीटा का उपयोग करेंगे जो कि आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो tan 30 लिख दीजिए। ठीक है, tan 30 बराबर h अपान परपेंडिकुलर, और बेस कितना है? 48। तो tan 30 का मान 1/√3 है, बराबर h अपान 48 कर दीजिए। h का मान कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई √3। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करें, क्योंकि देखिए ऐसे जब लिखा है ना और ऑप्शन में कहीं है नहीं, आप देख पा रहे हैं, तो √3 का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर भाई सीधी सी बात है 3 हो जाएगा, और 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 16 होगा, 16 के साथ √3, देखिए डी ऑप्शन नीचे ही लिखा हुआ है, 16 √3 इसका सही सोल्यूशन होगा। 13वां नंबर आपका डन होता है। एक पाइप है, नल टंकी का सवाल है। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है। कोई खाली टैंक होता है, पाइप उसे क्या करता है? 10 मिनट में भर देता है, जबकि दूसरा पाइप पूरे भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि एक खाली टैंक है, दोनों नलों को साथ में खोला गया, मतलब एक भर रहा है दूसरा निकाल रहा है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना मिनट लगेगा? देखिए पहला नल अगर हम P मान ले और भरता है और कहता है कि हम 10 मिनट में भर पाएंगे, दूसरा नल है जो खाली करता है, इसका मान है Q है, ये खाली करता है 20 मिनट। देखो यहाँ पर भर ही इसलिए पा रहा है क्योंकि भरने वाला तेज है, क्योंकि समय कम ले रहा है तो तेज है। अगर उल्टा होता तो कभी जीवन में भर ही नहीं पाता टैंक। ठीक है, टैंक की क्षमता हमने 20 लीटर मानी, क्योंकि ऐसी संख्या ले लिया जो दोनों से कट जाए। ये क्या करेगा? हर मिनट 2 लीटर पानी डालेगा और ये हर मिनट 1 लीटर पानी निकालेगा। अब आप खुद ही सोचो कि अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में केवल 1 ही लीटर पानी ठहर रहा है, रुक रहा है, और रिक्वायरमेंट कितनी की है? 20 की है। 20 को इससे भाग कर दे, कितना हो जाएगा? 20 मिनट लगेगा पूरे टैंक को भर पाने में, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, 20 मिनट में पूरा टैंक आपका भर पाएगा। 14 नंबर डन होता है। ये सवाल तो बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग रहा है पूरे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया 5500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास अपने को दिया 144 सेंटीमीटर। कह रहा शंकु की ऊंचाई बता दो क्या होगी। आइए ट्राई करते हैं। ऐसे होता है शंकु, ठीक है, ऐसे शंकु होता है। शंकु का आधार सर्कल होता है, सबको पता है। अगर व्यास 144 है तो जो त्रिज्या होगी 72 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पूरा व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। कर्व सरफेस एरिया वही वो पार्ट है पूरा पूरा, जैसे अगर हम शंकु मान लीजिए पेन है ना जो शार्प किया, दिस पार्ट इज द कर्व सरफेस एरिया, दैट इक्वल टू CSA। CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, CSA इज इक्वल टू पाई आर एल। सो आपको CSA दिया है इसने 5400 बराबर पाई मतलब 22/6। हालांकि पाई को रखने की नीड नहीं है, क्योंकि 5400 नहीं है, 5400 पाई है। 5400 क्या है? पाई है। बराबर R इंटू एल कर देते हैं भाई। यहां पर हम पाई तो लिखेंगे ना एक बार काटने के लिए, पाई इंटू R, R मतलब अपना 72 है, गुणे एल कर दीजिए, पाई पाई से खत्म हो गया। अब आप ट्राई करो, देख कितना होता है। 9 8 72 है,
9 छंगे 54 है, 600 है, 4 दूना 8 है, 4 15 150 है। तो यल बराबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे डिवाइड करें 75 है। जो स्लैंट हाइट है ये आपका 75 है, स्लैंट हाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ये 72 है और ये 75 है तो हमको क्या करना चाहिए, इसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का उपयोग करना चाहिए। हालांकि नियम तो बन ही गया भाई, एच का मतलब अगर हम पाइथागोरस का जस्ट फॉलो अप करते हैं तो आपको पता है कि 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर होगा, करेक्ट है। और इस पे भी आप वर्ग मत करो, आप a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो। कैसे, एक बार जोड़िए 5 2 7 होता है और 7 7 14 147 हो गया, घटाइए तो 3 होगा। वर्गमूल भी करना है तो आप मत सोचो कि आपको पूरा गुणा करना है, इसको फैक्टराइज करिए। 147 कितना होगा भाई, 3 से एक बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 और 27, 7 7, मतलब इसको आप लिख कितना सकते हो, 3 गुणे 7 गुणे 7, यही तो होगा। और ऑलरेडी 3 है, एक पेयर निकलेगा 3 का और एक निकलेगा 7 का, 3 7 21, 21 सेंटीमीटर इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि हाइट हो जाएगी। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते तो 3 से डिवाइड करिए 24 बार, 3 से डिवाइड करिए 25 बार, 25 24 के साथ 7 का रिलेशन होता है, 25 24 10 25 का वर्ग, 24 के वर्ग और 7 के वर्ग के 1 के बराबर होता है। 3 से भाग किया था, 3 से इसमें गुणा कर दो, 3 7 21, वैसे ओरल आंसर आ जाता। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। तो ये पहला गेस्ट पेपर था जिसमें जितने सिलेक्टेड सवाल हमने अपने आधार पर पॉइंटेड बनाए उसका सोल्यूशन मैंने आपको दिया है। आशा करता हूँ सभी क्लियर हुआ होगा, सभी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा समझ में आया है तो, और अगर आपको कोई सुझाव डिस्कशन ऐसा कुछ रखना है तो कमेंट में रखिएगा, हम ऐसे ही प्रयास आपके लिए करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसे ही नए गेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।